नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार जोगी, संस्थापक युवा सोच आर्मी, फिर आपका स्वागत करता हूं युवा सोच टॉक्स में। दोस्तों, हमारे मन में बड़े बड़े ख्याल होते हैं स्टार्टअप्स बिजनेस को लेकर कि हमें अपना कैरियर बनाना है और स्टार्टअप्स को एक अच्छे मुकाम पर खड़ा करना है। बात करते हैं पैसे बनाने वाली, और जब पैसा बनाने की बात आती है तो मन में नए नए स्टार्टअप्स आते हैं। जब मन में नए नए स्टार्टअप्स आते हैं तो हम अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं और तब ढूंढते हैं ऐसे लीडर को जिसके माध्यम से हम एक नेटवर्किंग बना पाए और अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाए। तो आज ऐसे ही बिजनेस क्रिएटर से और आज ऐसे ही व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसने केवल एक व्यापार नहीं, लाखों व्यापार को एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छी उपलब्धता पर पहुंचाया है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अंशुमान सिंह, IBSE के चेयरमैन हैं, जिन्होंने भारत की हर स्टेट में एक अलग टीम खड़ी की है। उस टीम के माध्यम से स्टार्टअप, नए उद्योग, नए व्यापार को एक नया मुकाम दे रहे हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हम जब स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं और बात आती है IBSE की, है क्या सर ये? सर, IBSE ये एक मैं बोल सकता हूँ कि एक मुहिम है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, भारत को विकसित बनाने की। लेकिन अगर इसको मैं कम शब्दों में बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा कि IBSE इज अ कम्युनिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी स्टेक होल्डर्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबलर्स एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा सर, मैं लगभग 6-7 साल में मैंने बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को मैंने विजिट किया एज ए गेस्ट स्पीकर, और लगभग मैंने 185 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ विजिट किए। 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर। तो जब मैं कॉलेजेस में जा रहा था, जब मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था, तो मैं अंदर से कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई था कि ये 3 घंटे की हमने ट्रेनिंग दी, बच्चा थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हुआ, लेकिन जब बच्चे ने मुझसे सहयोग मांगा तो मैं उसको सोल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि आपका स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आपको सही समय पर सही मेंटोरिंग की ज़रूरत है, आपको फंडिंग की ज़रूरत है। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर ना सिर्फ हम ट्रेनिंग दें, ना सिर्फ मेंटोरिंग दें, बल्कि उसको वन स्टॉप सोल्यूशन दें, जहाँ पर आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक उसको कहीं और जाना ना पड़े। तो IBSE ये हमने 2023 में अक्टूबर में रजिस्टर कराया। अभी 2 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, 2 साल भी पूरा नहीं हुआ। हम इसको 500 डेज बोल सकते हैं। और इन 500 दिनों में रोहित जी, हमारा सक्सेस रेशियो ये है कि आज लगभग IBSE 2000 लोगों का परिवार है। और हमारा प्रयास यही है कि हम माइक्रो लेवल पर जाएँ, Tier 2 और Tier 3 में जाएँ, और वहाँ के जो राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि ग्रेड A को तो सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मध्यम वर्ग है, जो MSMEs है, SMEs है, जो माइक्रो लेवल पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी मानना है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। आज लोकल से ग्लोबल जाया जा सकता है। तो उस मुहिम में IBSE एक एग्रीगेटर के तौर पर, एक मध्यस्थ के तौर पर खड़ा है और लोगों को उनके व्यापार में उनका नेटवर्क, नॉलेज और उनकी सेल्स को बढ़ाने में उनकी मदद कर रहा है। जब आप नेटवर्क की बात करते हैं और सेल्स की बात हमारी होती है, तो आपको क्या लगता है कि छोटे स्टार्टअप्स, क्योंकि जब हम बात करें सलाह की, तो छोटा स्टार्टअप्स वाला उद्योगी कहीं ना कहीं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तलाश करता है जो उसको एक नेटवर्किंग में हेल्प करे और उसको स्टार्टअप्स को बढ़ाए। आप छोटे व्यापारियों के लिए क्या करते हैं? सर, हम छोटे व्यापारियों के लिए, देखिए, हम आज जहाँ पर बैठे हैं, सबसे बड़ी बात ये रोहित जी, हम देश की राजधानी में बैठ रहे हैं और भारत सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। और आपको भी मैं देखता रहता हूँ कि युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, युवाओं को नई दिशा देने के लिए जिस तरीके से युवा सोच आर्मी काम कर रही है, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। आप भी मंच दे रहे हैं युवाओं को, और हमारा बस प्रयास यही है कि ये जो भारत, क्योंकि हमने जनसंख्या के मामले में हम टॉप पर आ गए, हमने चाइना को धीरे धीरे पीछे कर दिया है। और प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि अगर हम इससे मोटिवेशन लें तो हम इससे मोटिवेशन भी ले सकते हैं कि हमारे पास अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इसको अवसर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत ये है कि हम सही समय पर उस युवा की पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर पाए। तो हम यही काम कर रहे हैं। देखिए, सारा जो युवा है हमारा, सबके अंदर पोटेंशियल है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि उसके इस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में उसकी मदद कर रहे हैं। आज से आप अगर 8-10 साल पहले की बात करते तो स्टार्टअप शुरू करना, कंपनी बनाना, मतलब मैं खुद ही एक बहुत छोटे से गाँव से आता हूँ, और जब कंपनी बनाने की बात होती थी रोहित जी, तो वहाँ पर होता क्या था कि हमें लगता था कि बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। एक कंपनी चलाना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से स्टार्टअप इंडिया आया, और आज लगभग देश में 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। क्योंकि अगर देश में हमको
अपने देश की जो समस्या है, भारत को अगर विकसित बनाना है तो सबसे बड़ी बात ये कि हमें पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ भारत को विकसित नहीं बना सकती। हमें लोगों की आमदनी को बढ़ाना होगा, और लोगों की आमदनी को बढ़ाने का मतलब ये है कि हमें रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना होगा। अब रोजगार के नए अवसर आएंगे कहाँ से? वो आएंगे स्टार्टअप से। तो स्टार्टअप्स ही एक माध्यम हो सकता है भारत को विकसित बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं सरकार का भी ये प्राइमरी मोटो है, ये प्रधानमंत्री जी के बहुत दिल के करीब योजना है स्टार्टअप इंडिया। वो जब भी होता है तो वो युवाओं को मोटिवेट करते हैं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नए नई योजनाएं वो लेकर आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अभी जो हमारा ये बजट आया, इसमें भी निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करी। खास करके जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, यहाँ पर ये ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आएँ कि अगर आप सरकार के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो आपको कहीं और से सपोर्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं। आज भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। एमएसएमईज़ की अगर हम बात करें, क्योंकि जो आपका सवाल था कि आप माइक्रो लेवल के स्टार्टअप्स को कैसे सपोर्ट करते हो, तो एमएसएमईज़ सर देश में लगभग 6.5 करोड़ के आसपास एमएसएमईज़ है। और एमएसएमईज़ को देश के अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मतलब भारत को अगर डेवलप हमें बनाना है तो हम एमएसएमई को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। माइक्रो एंटरप्राइजेस, अभी बजट में अब की बार सरकार ने एमएसएमईज के डेफिनेशन को भी चेंज किया है। आप अगर गूगल पर जाएंगे तो आपको नई डेफिनेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार का प्रयास यही है कि हम लोगों को अपने साथ ऑनबोर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के नए अवसरों का सृजन करें। जब आप रोजगार की बात करते हैं और कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप्स की बात होती है, तो सबसे पहला सवाल एक मन में आता है कि ऐसा कौन सा स्टार्टअप शुरू किया जाए जिससे एक अच्छी नेटवर्किंग भी बन सकती है और जीरो से हीरो भी बना जा सकता है। सर आपका सवाल बिल्कुल सही है। यहाँ पर खास करके मैं उन युवाओं को भी एक संदेश भी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अभी सर हो क्या रहा है कि 2 वर्ड हैं, और मैं इसको बिल्कुल उजागर करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, रियल एंटरप्रेन्योर वर्सेस फेक एंटरप्रेन्योर। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर आप मुझको ना कोई स्टार्टअप आइडिया बता दो जिस पर हम काम कर पाए। तो मैं वहाँ पर उनको डिक्लाइन करता हूँ कि भैया आइडिया मैं आपको नहीं बता सकता, आइडिया आपका होगा। आप अपने पैशन को देखो, आप देखो आपको किस चीज़ को करने में मज़ा आ रही है। मान लीजिए आप ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छे हैं, अब आपको वहाँ पर ये चीज़ जो 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको जब भी स्टार्टअप अपना शुरू करना है तो आपको 3P याद रखना है। 3P का मतलब है पैशन, पैशन के साथ आपको पर्पस आपका क्या है, और तीसरा P का मतलब है प्रॉफिट। अगर आपको किसी भी चीज़ में पैशन है आपका, पर्पस है आपका और प्रॉफिट आपको दिख रहा बन सकता है, तो आप उस पर काम शुरू कर सकते हो, आप उस स्टार्टअप के आइडिया को आगे बढ़ा सकते हो। अच्छा, इसको एग्जांपल के जरिए मैं समझाऊंगा जिससे जो व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा चीज़ें समझ आएँ। मान लीजिए कि मैं बड़ा अच्छा गाना गाता हूँ, मैं अच्छा सिंगर हूँ, पैशन है हमारा, पर्पस हमारा मान लीजिए कुछ है, लेकिन हम सिंगिंग करने से पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर ये स्टार्टअप करना बेकार है। मतलब जहाँ पर तीसरा P गायब है, मैं इसको यूपी वाली लैंग्वेज में बोलूँगा कि आप सुबह से शाम तक अगर दुकान में बैठो तो गुल्लक में कुछ पैसे आने चाहिए। बिल्कुल। अगर गुल्लक में पैसे आ रहे हैं तो आपका स्टार्टअप वो चलेगा। अच्छा, यहाँ पर 2-3 चीज़ें और हैं कि आपको समय के हिसाब से अपडेट होने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आपका स्टार्टअप हो। अब आपको अगर स्टार्टअप करना है तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। और रोहित जी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्विक कॉमर्स आ गया है अभी, 10 मिनट के अंदर आपके यहाँ पर खाना आ जाता है, 10 मिनट के अंदर ग्रॉसरी आइटम्स आ जाते हैं। तो अभी आप ये सोचो ना कि चीज़ें कितनी तेज़ी से बढ़ेंगी। 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, और कहीं ना कहीं भारत ने उसको करके दिखाया है। आप समझो दिल्ली जैसी जगह पर कितना भी ट्रैफिक है, उसमें अगर आपके हाथों में 10 मिनट में चीज़ आ रही है, मतलब इसका श्रेय जाता है उन स्टार्टअप फाउंडर्स पर जिन्होंने बैकएंड में बड़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग करी है। 10 मिनट पूरे नहीं होते, आपको पता चलने लगता है जैसे आपने ऑर्डर पेस्ट किया, वहाँ पर टाइमर शुरू हो जाता है, 10 मिनट में आप तक ऑर्डर पहुंच जाता है। तो ये स्टार्टअप्स की एक कामयाबी है और लोग इससे सीख रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिला है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी संभावनाएं जनरेट होंगी और ये स्टार्टअप्स का जो ग्राफ है ये लगातार बढ़ता जाएगा। अब कैपिटल की हम बात ना करें, हम अगर स्टेट्स की भी बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर सब्सिडी दे रही है, अपने अपने लेवल पर जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना है उसमें भी 5 लाख रुपए तक का सपोर्ट दे रही है सरकार। तो सरकार अपने लेवल पर बहुत सारी चीज़ें कर रही है, बशर्ते अब आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, पैशन, पर्पज और प्रॉफिट को फॉलो करने की ज़रूरत है, और आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि हम उस स्टार्टअप को देखें जहाँ पर हमें मन लग रहा है।
राइट। मैं एक बार किसी को सुन रहा था, तो उसमें ये पूछा गया कि सर कौन सा स्टार्टअप करें, कौन सा स्टार्टअप ना करें। राइट। तो उसमें उन्होंने 5 बातें बोली जो मैं आपके चैनल के जरिए आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कौन सा स्टार्टअप करें। पहली चीज़ रोहित जी, जो आप स्टार्टअप कर रहे हो उस स्टार्टअप में आप ये देखो कि क्या आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, पहली चीज़। राइट। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि क्या इससे समाज का कुछ भला हो रहा है, दूसरी चीज़। राइट। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि क्या हम जो चीज़ें कर रहे हैं उससे कुछ आने वाले दिनों में पैसा आने की संभावना है। राइट। चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अच्छा। कि अगर जो हम काम कर रहे हैं अगर इसको करने के बदले हमको कुछ साल तक पैसा, तो अगर आपको हर चीज़ में चारों में यस 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 दिख रहा है तो आप ये मान के चलो कि आप आंख बंद करके उस स्टार्टअप को शुरू करो, आप बहुत पैसा बनाने वाले हो। राइट। चौथा पॉइंट मैंने बड़ा जरूरी बताया आपको कि क्या कोई ऐसा काम जिसमें अगर आपको पैसा भी ना मिले तब भी आप उतने ही मन से करोगे। तो आप सोचो कि अगर आपके अंदर ये चारों चीज़ों में यस है तो आप उस चीज़ को शुरू करो, आपको कामयाबी मिलेगी। आपने बात सही की। और जब आप बात कर रहे थे हम उद्योग को लेके, और आप क्योंकि आपने बताया कि फंड को लेके हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि छोटे उद्योगी जो हैं और बहुत नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आजकल लोग आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैं फंड कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भारत के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, व्यापारियों के लिए स्पेशली काम करती है। तो आप किस प्रकार मदद करते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनको स्टार्टअप शुरू करने हैं और जिन्होंने स्टार्टअप्स कर चुके हैं और उनको फंड की जरूरत है? बिल्कुल सही बात है रोहित जी। देखो यहाँ पर क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं कि आज IBS ये वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहा है आपको आइडिएशन से फंडिंग तक का, तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी से करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब आप अकेले नहीं दे सकते हो। और जब हमने देखा बड़े करीब से कि एक स्टार्टअप की जो जर्नी है उसमें हमने देखा कि आइडिएशन से फंडिंग के बीच में लगभग 75 सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए। और सही समय पर अगर सही सर्विस मिल जाए सही मार्गदर्शन के साथ तो स्टार्टअप के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने क्या किया कि 75 सर्विसेज को एक जगह लिखा जो आइडिएशन से फंडिंग के बीच में हमें ज़रूरत होती है, और हमने क्या किया कि उसमें एक व्यापार बढ़ाओ के नाम से IBSE का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। व्यापार बढ़ाओ आपको वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफर करता है, और ये वन स्टॉप सोल्यूशन देने के लिए पिछले साल हमने बैकएंड पर 50 MOUs किए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मान लीजिए आपको कंपनी रजिस्टर करानी है तो हमारा पीछे किसी से MOU साइन है, हम एग्रीगेटर है, हम राइट टाइम पर आपको राइट सर्विस देंगे, उसके पीछे हमारे MOUs अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन है। मान लीजिए आपको दुबई में बिजनेस सेटअप करना है तो हमारा लीगल सलाह ग्लोबल के साथ एक दुबई में MOU साइन है। तो हम वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं अपने MOU पार्टनर्स के सहयोग से। और आज रोहित जी हमको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर कि हमारे एसोसिएशन में 25 एडवाइजर्स हैं, और इसमें से बहुत सारे ऐसे एडवाइजर्स हैं जो भारत सरकार के किसी ना किसी मंत्रालय में डायरेक्टर लेवल पर है। तो प्रयास यही है कि भारत सरकार की योजनाओं के बारे में भी हम अपने मेंबर्स को जागरूक कर पाएँ, उनको बता पाएँ। और हमने अपने साथ 100 मेंटोर्स को ऑनबोर्ड किया है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं वन स्टॉप सोल्यूशन देने की, तो हो सकता है कि अंशुमान को पूरा हर बिजनेस का नॉलेज ना हो सकता है रोहित भाई को हर बिजनेस का नॉलेज ना हो। तो हम एक लाइन वहां पर चला रहे हैं कि बिजनेस के एक्सपर्ट से सीखे बिजनेस की बारीकियां। जो जिस सेक्टर का एक्सपर्ट है, मान लीजिए आपको डेयरी उद्योग चलाना है तो हमारे साथ कामधेनु डेयरी से नवनीत माहेश्वरी जी जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कल को आपको मछली पालन का उद्योग शुरू करना है तो हमारे साथ पश्चिम बंगाल से देवतनु बर्मन जुड़े हुए हैं। तो आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो हम आपको उसके एक्सपर्ट से कनेक्ट कराते हैं और बैकएंड पर एक कंसल्टेंट के तौर पर अपनी भूमिका अदा करते हैं। और रोहित जी अब इसको थोड़ा सा मैं और कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपको कोई केस लड़ना है अपना, आपका केस हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में है। अब आपको अपना केस लड़ना है तो उस केस में क्या होता है कि आप एक एडवोकेट हायर करते हो। भारत का संविधान आपसे ये कहता है कि आप जज के सामने अपनी पैरवी खुद कर सकते हो, आपको किसी एडवोकेट को रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एडवोकेट इसलिए रखते हो क्योंकि आपको धाराओं का ज्ञान नहीं है। तो आप अपने पैरवी कराने के लिए, अपनी बात रखने के लिए एक एडवोकेट रखते हो। अब मैं इसको एग्जांपल से रिलेट करूंगा कि जब आप अपनी बात रखने के लिए एक एडवोकेट को रख रहे हो तो जब आप 8-10 लाख रुपए का लगाकर अपना धंधा शुरू कर रहे हो तो आप अपने धंधे के लिए कंसल्टेंट क्यों नहीं रख रहे हो? आपको ये लगता है कि सारा काम हम ही कर लें,
हम मार्केटिंग भी कर लें, हम वीडियो भी बना लें, हम पोस्ट भी कर लें, हम सोशल मीडिया भी चला लें, हम नेटवर्किंग भी कर लें। आप सब काम खुद नहीं कर सकते, आपको कंसल्टेंट रखने हैं, आपको जो सही टाइम पर सही डायरेक्शन दे पाए, और खास करके कंसल्टेंट आप उसको रखो जो उस फील्ड में जिसने कुछ किया हो। मतलब आपको सबसे राय लेने की भी जरूरत नहीं है। ये अगर हमारे टियर 2 और टियर 3 के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा सफर किया है। हम लोगों को क्या होता था कि एक कहावत कही गई रोहित जी, कि हर किसी से रास्ता पूछना भी ठीक नहीं होता है, कुछ लोग रास्ते से गुमराह भी कर देते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि किससे हमको मेंटोरिंग लेनी है, क्या उसने उस सेक्टर में कुछ काम किया है या नहीं किया है, आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है, आपके पास 3C है कि नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3P के बारे में बात किया, मैं 3C बोल रहा हूँ। अच्छा, 3C। 3C का मतलब ये है कि आपके पास क्लियरिटी है कि नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है, आपके पास करेज है कि नहीं है। और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 3C की बहुत जरूरत है। क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और करेज, जज्बा होना चाहिए भैया, कि अगर कोरोना आ गया तो क्या हमारा धंधा दुकान तो शटर नहीं बंद हो जाएगा। ये भी बहुत भाई बिजनेस में रातों रात क्या होता है कि आपका 10 लाख रुपए डूब गए। बिल्कुल। अब देखो, आप CCD के फाउंडर को देखो, आप बहुत टाइम के बाद में पता चलता है कि CCD के फाउंडर ने सुसाइड कर लिया। इतना बड़ा ब्रांड सर, चाय हम लोगों ने जो देखा ब्रांड, वो CCD से शुरू हुआ, कैफे कॉफी डे, और उसके फाउंडर को सुसाइड करनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा लोन था और वो बड़ा परेशान हो गया। मतलब रातों रात जब वो कर्ज में डूब गया तो उसने सुसाइड चुन लिया। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है सर। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए है ही नहीं। ये जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, रियल एंटरप्रेन्योर वर्सेस फेक एंटरप्रेन्योर। अब हर बच्चा चाहता है हम अपने नाम के नीचे फाउंडर लिखें, CEO लिखें, चेयरमैन लिखें। अरे भैया ठीक है, लिखो, बट आपको मेहनत करनी होगी। अब जब महीने की 30 तारीख आती है तो आपको आपके जेब में क्या बच रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता, बट आपको 4 एम्प्लॉइज रखने हैं, 4 घर चल रहे हैं आपके, तब तो आप फाउंडर है ना। आप देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, तब आप फाउंडर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए नहीं है। आपने बड़ी मेहनत करी, बड़ा अच्छा आइडिया बनाया, दूसरे दिन कोई आ गया आइडिया कॉपी कर ले गया, बिल्कुल। तो आपको मतलब ऊपर से नीचे आने में बड़ा टाइम लगेगा। और ऐसे में आपको नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा सर, उतना बड़ा आपका धंधा चलेगा। मैं इसको बड़े छोटे से एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ काम किया है। जो राजनीति शुरू होती है वो प्रधानी से शुरू होती है, और जो ग्राम प्रधान होता है वो इसकी सीढ़ी है। तो जिसको ये लगता है कि भाई हम ग्राम प्रधान लेवल पर अच्छा काम कर सकते हैं, वो प्रधान है। जिसको ये लगता है कि अब हमारी थोड़ी पहुंच बड़ी हो गई, वो विधायकी के लिए चुनाव लड़ता है, वो विधायक बन गया। जिसको लगता है नहीं यार अब हमारा ना जिले लेवल पर वर्चस्व है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ता है। फिर धीरे धीरे लगता है नहीं अब पूरा प्रदेश हम संभाल सकते हैं, वो मुख्यमंत्री बनता है। और जिसको लगता है नहीं हम पूरा देश संभाल सकते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है। तो अब आपको ये देखना है कि आप किस लेवल पर खुद को फिट करना चाहते हो। आपको अब आजकल संसाधन है, आप अपनी चीजों को वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल ले जा सकते हो। रोहित जी की और अंशुमान जी की इस पॉडकास्ट को USA में बैठा कोई व्यक्ति देख सकता है। तो अब आपको सही टाइम पर सही मार्गदर्शन की जरूरत है बस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जो वीडियो देख रहे होंगे, सर ना मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ सर, ये बहुत अच्छी है ना। जो अपने गांव वाले लोग हैं, बच्चे अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं, सर आइडिया तो है, पैसा नहीं है सर। तो बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं है, पहली चीज ये। अच्छा, बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं सर, पैसा तो आ जाएगा। आप देखो ये सर शार्क टैंक चलता है, आइडिया में दम है ना, तुरंत चेक साइन होकर मिल जाता है ना। तो अब जब से सर पैंडेमिक हुआ, ये पैंडेमिक से पहले जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब हमारे ये 500 और 2000 के नोट बंद हुए, उसके बाद से सर कोई ना तिजोरी में पैसा नहीं रखता। अब लोग स्टार्टअप्स पर इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। पहले की तरह लोग इकट्ठा नहीं करते कि कल को पता चला नोटबंदी हो गई, मोदी जी ने फिर 8 बजे आकर कुछ बोल दिया, लाइक दैट। तो अब आपके स्टार्टअप्स पर अगर आइडिया अच्छा है तो पैसा मिलना पहले की तुलना में आसान है। अब देखो जितने सेलिब्रिटीज हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने किसी न किसी स्टार्टअप पर इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये चीजें हैं सर। आप जब स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो क्योंकि सबसे बारीकी चीज, जब बारीकियां की बात हो रही है, तो स्टार्टअप शुरू करने वाले व्यक्ति को अपनी टीम के लिए किस किस बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए? टीम कैसे चुने? हाँ राइट सर। अब टीम में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अब तक देखी। मैं कॉलेजेस में जब जाता हूँ तो मैं बच्चों से बोलता हूँ कि जब भी टीम चुनो तो कोशिश ये करो कि आपका बैचमेट ना हो, अगर कॉलेज का बच्चा कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है। दूसरा, मैं उनको एक अच्छी एडवाइस बताता हूँ, ये अपने लेवल पर हो सकता है कि आप इसको अदरवाइज लें, या हो सकता है आपके साथ फिट ना हो, ये अलग अलग जगह वेरी करता है। लेकिन दूसरा मैं सजेशन देता हूँ कि
कोर टीम में आपका कोशिश करो रिश्तेदार ना हो, बड़ा अक्सर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अभी शुरुआती दिनों में पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वीडियो मेरी बात समझ पाएंगे। कल को जब पैसा आएगा ना, तो फिर उनकी मम्मी आपकी मम्मी से बोलेंगी कि आपका लड़का 5% लेता है और आप मेरे बच्चे को 5% दिया, आपके बच्चे ने 95% रख लिया। लाइक दैट दिक्कतें होंगी, परिवार लड़ जाएंगे आपस में। अच्छा, अब कैसी टीम रखें, क्योंकि टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। राइट। आपको टीम एक ऐसी रखनी है जो आपके अंदर योग्यता हो, वो सामने वाले के अंदर ना हो। मान लीजिए आप टेक के बंदे हैं, आपको कोडिंग आती है, तो टीममेट आपका जो को फाउंडर हो उसको टेक का नॉलेज ना हो, उसको मार्केटिंग का नॉलेज हो, तो आप कॉम्प्लीमेंट कर पाओगे। जहां पर आप वीक हो, सामने वाला स्ट्रांग है। टीम हायर करने के लिए सिर्फ 2 तरीके हैं, आपका प्लस क्या है और आपका माइनस क्या है। मेरे अंदर क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। अब हमने एम्प्लॉय हायर करना है, सामने वाले के अंदर क्या प्लस है क्या माइनस है। जो हमारा माइनस है, क्या सामने वाला उसको प्लस कर सकता है? अगर हमारे माइनस को सामने वाला प्लस कर सकता है तो उसको हायर कर लो, अच्छी टीम हो गई। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी चीज़ है कि शुरुआती दिनों में जब हम टीम रखते हैं तो ज़्यादा दिन हमारी टीम सस्टेन नहीं होती। बहुत सारे लोगों की एक चैलेंज रहता है कि अच्छी टीम सर नहीं बन पा रही है। टीम हमारे साथ लोग तो जुड़ते हैं, हम उनको सिखा देते हैं और फिर कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब इसमें मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ पर आ रही है। इसके लिए एक प्रिंसिपल है कि आपको सबसे पहले हैंड कफ करना है, हाथ पकड़ना है, फिर टीम का हैंड शेक करना है, और फिर आपको हैंड बैक कर लेना, हैंड फोल्ड कर लेना है। मतलब इसका कहने का मतलब ये कि जब आपने नया एम्प्लॉय रखा तो आप उसका हाथ पकड़ो, 2 महीने उसने काम कर लिया आपके साथ में, अब उसके साथ आप हैंड शेक कर लो। ठीक है, पीछे से बैठकर आप गाइड करो, हाँ ठीक है ये बताया था ना, ठीक है। मतलब ज़्यादा उसको परेशान मत करो, ज़्यादा ज्ञान ना दो 2 महीने बाद। और उसके बाद जब 5-6 महीने हो गए, अब वो परफेक्ट हो गया, तो आप दूर से बैठकर बस देखो, आप फ्री हो गए, हैंड फ्री कर दिया आपने। तो हैंड कफ, हैंड शेक और हैंड फ्री, तो ये 3 प्रिंसिपल हो गए। इसको हम लोग MCD भी बोलते हैं। MCD का मतलब है कि आपको शुरुआती दिनों में मेंटोरिंग करनी है, फिर C का मतलब है कोचिंग देनी है उसको, फिर D का मतलब है कि अब आपको उसको डेलीगेट कर देना है काम अपना। MCD मॉडल, ये दिल्ली वाला MCD नहीं है, ये MCD मॉडल है एक बिजनेस में जो हम लोग यूज करते हैं, और इसका बड़ा फायदा मिलेगा आपको। आप देखो, जब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ मैं इसको, बच्चा छोटा है तो उसको अगर धनुर्विद्या सिखाई जा रही है तो उसको फिर उसकी मेंटरिंग की जाती है कि भाई ऐसे पकड़ना है आपको, तीर ऐसे चलाना है, ऐसे निशाना लगाना है, ऐसे आँख मींचनी है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है ना तो उसको कोचिंग दी जाती है। कोचिंग का मतलब है उसको थोड़ा सा ना ट्रायल कराया जाएगा, ट्राई बॉल कराई जाएगी, आपस में लड़ाया जाएगा, है ना, कि चलो ठीक है यहाँ पर लगेगा नहीं, यहाँ पर सब अपने लोग हैं, आपस में लड़ लो। अच्छा, D का मतलब है कि अब डेलीगेट कर दिया गया, अब कह दिया गया कि भाई ठीक है 2 साल तुमने धनुर्विद्या सीख ली है, अब फाइनल वर्ल्ड कप मुकाबला होने जा रहा है, अब आपको उतरना है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, वो डेलीगेट कर दिया हमने कि अब आप करके दिखाओ जो आपने सीखा है। अगर आप एम्प्लॉय को ऐसे लेते हो तो एम्प्लॉय फिर उसमें बेस्ट करेगा। और आपको समय समय पर, अगर आपने एम्प्लॉय की ज़रूरत को, या एम्प्लॉय को मैं बोल सकता हूँ कि जो एम्प्लॉय का गोल है, अगर आपने उसको पूरा कर दिया तो एम्प्लॉय आपका गोल पूरा कर देगा। मैंने बहुत सॉलिड बात बोली है रोहित भाई, मतलब कैसे निकल गई मुझे पता नहीं है। अगर आपने एम्प्लॉय का गोल पूरा कर दिया तो एम्प्लॉय आपका गोल पूरा कर देगा। मान लीजिए आपका एम्प्लॉय है, उसकी इच्छा है कि मुझे 2025 में ना वैगनआर गाड़ी खरीदनी है, आप बॉस हैं, आपने एम्प्लॉय से पूछा नहीं और आपने एम्प्लॉय को एक दिन कार की चाबी दे दी कि भैया नई वैगनआर कार तुम्हारी है। अब रोहित भाई बताओ, जाएगा कहीं छोड़कर पूरे साल? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको एम्प्लॉयज की गोल्स को पूरा करना है, अगर आपको अपने गोल्स पूरे कराने हैं तो। राइट। अगला सवाल पूछिए, बताता हूँ फिर कुछ आप। आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कि एम्प्लॉयज के गोल्स को आप पूरा करिए और कहीं ना कहीं वो आपके गोलों तक पहुंच जाता है। जब हम ऐसी टीम की बात करते हैं और टीम को कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करते हैं और गोल को पूरा करने की ट्राई करते हैं, अपनी तरफ से पूरा 100% देते हैं, उसके बाद भी एक नए स्टार्टअप्स को टीम मैनेज करने में, क्योंकि समय लगता है, जब समय लगता है तो फंड भी लगता है, तो फंड कैसे मैनेज करें सर उसकी? टीम में फंड कैसे मैनेज करें? देखो सर, ये सवाल बढ़िया है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे मेरे पास काम करने आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग, आप लोग भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते होंगे, बहुत सारे बच्चे आते हैं।
मान लीजिए मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है, अभी वो ग्रेजुएशन करके आया है, मैं उससे पहला सवाल ये पूछता हूँ, कितनी सैलरी चाहिए। जब बच्चे से ये पूछो ना तो पता है क्या बोलता है, सर ना 25 से 30 हज़ार के बीच में, क्योंकि वो ग्रेजुएशन करके आया है। 25 से 30 हज़ार। अब मैं उससे अगला काम ये पूछता हूँ, अगला सवाल मेरा ये होता है कि मैं तुमको 25 हज़ार दे रहा हूँ महीने का, धंधा कितना करके दिखाओगे महीने में। भाई मैं 25 हज़ार जो आपको दे रहा हूँ वो मैं आपको अपनी जेब से तो दूंगा नहीं। कोई भी भारत में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप माइक्रो चला रहे हो, एमएसएमई चला रहे हो, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को जेब से पैसा नहीं देती है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपको 5 लाख रुपए का धंधा करके देना होगा, राइट। तो हम जब ये पूछते हैं कि भाई 30 हज़ार रुपये हम सैलरी आपको दे देंगे, उसके बदले आप रिटर्न हमको क्या दोगे, तो 5 से 10% मेरे हिसाब से उसको रिटर्न देना चाहिए। तब तो वो आपके साथ आपका वो एसेट है। अगर जितनी आप उसको सैलरी दे रहे हो, अगर वो बंदा उतना उसके बराबर भी धंधा नहीं कर रहा है तो लाइबिलिटी है आपके लिए। फिर ऐसे एम्प्लॉय को मत रखो। अच्छा, 30 हज़ार सैलरी दे रहे हो, मार्केट से 30 हज़ार का धंधा नहीं दे रहा है तो अपनी जेब से पैसा दे रहे हो तो लाइबिलिटी हो गया आपके लिए। बिल्कुल राइट। तो आपको एसेट बनाने हैं, एम्प्लॉयज का मतलब एसेट है। अब हो सकता है कि वो 1 लाख मांग रहा है और 5 लाख का धंधा दे सकता है, तो दो ना उसको 1 लाख। बात करते हैं हम लोग स्टार्टअप्स की, तो कहीं ना कहीं एक और मन में विचार आता है कि स्टार्टअप्स के बहुत सारे गोल्स चल रहे हैं मन में, और बहुत सारे गोल्सों के माध्यम से सरकार भी कह रही है अपने स्टार्टअप्स खोलो, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही है भाई नया स्टार्टअप्स खोलो, हम आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं। तो जब वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात आती है तो वन स्टॉप सॉल्यूशन होता क्या है आपकी नजरों में? वन स्टॉप सोल्यूशन का सर मतलब कुछ नहीं। वन स्टॉप का सोल्यूशन यही है कि मान लो रोहित भाई अपने घर में बैठे हैं, अब इनको घर में बैठने के बाद जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वो सब घर पर मिलती रहे। मान लीजिए कि रोहित भाई सुबह उठे तो इनको चाय हाथ में मिल गई, दोपहर हुआ खाना खाने का मन हुआ, खाना हाथ में मिल गया, जिम जाना है बगल में घर में ही जिम है, तो सारी चीज़ें। वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब है कि व्यापार में, धंधे में आपको इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत ना हो। आपका काम क्या है, एक फाउंडर के नाते आपका काम है कि आपको अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाना है और कंपनी के सेल्स को बढ़ाना है, राइट। अल्टीमेटली सर व्यापार में सेल्स ही सब कुछ है, और एक फाउंडर होने के नाते आप सेल्स को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बाकी सारा काम आप कर रहे हो। तो हम ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ पिक्चराइज करो, हम वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहे हैं। फेस आप रहो, पीछे से बैकएंड पर पूरा सपोर्ट हम करेंगे आपको। ओके, अभी हमने सेल की बात की, और अभी हम एक इंस्टीट्यूट में थे, तो वहाँ जब सेल्स की बात आई तो स्टूडेंट से कहा गया कौन सेल करना चाहता है, तो सर मात्र 3 लोगों का हाथ वहाँ उठा। तो आप सेल को कैसे समझते हैं सर? देखो सर, मेरे हिसाब से ना सेल्स इज एवरीथिंग। बिजनेस में अगर सेल्स नहीं तो बिजनेस ही नहीं है सर। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कुछ कर रहा है, वो बेच ही रहा है सर। आप सर्विस बेच रहे हो, आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, सेल्स ही तो कर रहे हो आप। अब सेल्स में भी सर 2-3 चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखती है, आपको सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ना चीज़ें अपडेट नहीं कर पाते हैं, खास करके टियर 2 और टियर 3। मैं बार बार उसी का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो क्षेत्र मेरे जीवन के बड़ा करीब है। वो अपडेट नहीं करना चाहते। आपने नाम सुना होगा, वो जो गरम मसाला एक आता था, मसाला आता था, MDH वाले बाबा जी। उन्होंने क्या किया कि सेल्फ के वो ब्रांड एम्बेसडर बने। उन्होंने कभी पूरे जीवन में किसी को एम्बेसडर नहीं बनाया। MDH मसाले वाले बाबा जी हमेशा खुद का ऐड खुद करते थे। अब सोचो, उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर स्टार्टअप युवा इसलिए नहीं चला पा रहा रोहित भाई, वो ग्लैमर में जी रहा है। उसका कहने का मतलब है मेरे पास ना आईफोन जब होगा या मेरे पास आईपैड डेस्क पर रखा होगा ना, तभी मैं स्टार्टअप चला पाऊंगा। बहुत सारे लोग, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपके पास आ रहा था, मेरे पास एक कॉल आया। कॉल था हमारे पास इधर असम से, थोड़ी देर पहले की बात है। उन्होंने कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड अपना प्लेटफॉर्म बनाया, क्विक कॉमर्स। और उन्होंने बोला, बड़े दिन से परेशान थे कि अंशुमान जी ना उसमें कुछ फंडिंग करवा दो आप। तो आज मैं जब आपके पास आ रहा तो मेरे पास रास्ते में टाइम था, मुझे लगा बात करनी चाहिए क्योंकि आपको प्रेफरेंस देना है, कॉल उठानी पड़ेगी आपको। और स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी आप फाउंडर बन जाओ तो आप ही रेस्पॉन्ड करो, अदरवाइज क्या कि धंधा चलेगा नहीं। आज आपका फ़ोन आपके पास है, कल आपका नंबर कोई दूसरा उठा रहा है। हाँ, टीम बढ़ाओ, अच्छी बात है। तो मैंने उनसे बात करी सर, मैंने कहा सर बताओ क्या सपोर्ट कर सकते हो। उन्होंने कहा सर ये चीज़ें, और मैंने कहा फंडिंग में कितने पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा 15 करोड़ की ज़रूरत है। अगर 15 करोड़ मिल जाएंगे तो धंधा ठीक चलने लगेगा।
तो उन्होंने तो सर पहले मिलियन में कुछ बोला, तो मैंने कहा सर देखो मुझे मिलियन वगैरह ज़्यादा समझ नहीं आता है, मुझको सीआर में बताओ। और सर ना मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझको ये समझ आता है मोटा कि 1 करोड़ का मतलब 100 लाख होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? नहीं किसी को 1 CR, 1 CR भाई 1 CR छोटा नहीं, 1 CR बनाने में लोगों को लाइफ लग जाती है। कितने धंधे वाले लोग हैं जो 1 CR तक पहुंच पाते हैं। शुरुआत का 1 CR बनाना बहुत टफ है। 1 CR बनाना इसलिए टफ है क्योंकि वो 1 CR नहीं, वो 100 लाख है। समझो 1 लाख में 100,000 होते हैं भैया। तो मैंने कहा कि मिलियन नहीं समझ आता मुझको, ये बताओ कितने पैसे की जरूरत है? 15 करोड़ रुपए की जरूरत है। हमने ये बताओ पिछले साल कितने का धंधा किया, बैलेंस शीट पर कितने का धंधा है? तो सर धंधा तो हुआ ही नहीं। तो हमने कहा इन्वेस्टर पैसा कहाँ से दे देगा आपको? इन्वेस्टर पैसा देता है, धंधा आपने कितना किया। शुरुआती दिनों में बूट स्ट्रैपिंग करो आप। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब है कि सेल्फ फंडेड स्टार्टअप। ये बिजनेस के टर्म है। आपको शुरुआती दिनों में पैसे लेने की जरूरत ही नहीं। बहुत सारे 2 दिन व्यापार किया, आप सर इन्वेस्टर से कनेक्ट करा दो। 2 दिन बाद आप परेशान हो जाओगे, इन्वेस्टर से पैसा ले लोगे और सरदर्दी हो जाएगी। पहले सेल्फ सस्टेन तो कर दो चीजों को। धंधे में पहले खुद से पैसा लगाना पड़ेगा आपको। शुरुआती दिनों में कंपनी बनानी है, चीजें करनी है, और शुरुआती दिनों में धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए प्रॉपर, एक गोल होना चाहिए आपके पास। उसके लिए अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ वेस्ट। आपके पास गोल ही नहीं होना चाहिए, प्लान भी होना चाहिए। गोल तो बना लिया, नहीं ठीक है दुबई में ऑफिस बनाना है, प्लान क्या है भैया आपके पास? तो ये चीज है सर कि यहाँ पर बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है वो ग्लैमर के चक्कर में, पता चला कि पैसे मिल गए 5 करोड़ रुपए, या घर से भी पैसे ले लिए उन्होंने, और सारा पैसा उन्होंने जहां पर खर्च करना है ना वहां पर खर्च नहीं किया। बड़ी जगह उन्होंने बड़ा कांच वाला ग्लास वाला ऑफिस ले लिया, फिर धीरे धीरे थोड़े दिन बाद फिर वो फेल हो जाते हैं और फिर वो स्टार्टअप्स को बदनाम करते हैं। नहीं यार स्टार्टअप करना ठीक नहीं, और फिर वो नौकरी करते हैं आपको कहीं दिखेंगे। आप जब ध्यान से देखोगे बहुत सारे स्टार्टअप्स 50% बाद में नौकरी करते घूमेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पर आपको सिस्टमैटिक एक प्रोसेस है, पैसा बनाना एक प्रोसेस है। आपके चैनल पर तो रोहित जी बहुत सारे एक्सपर्ट आते रहते हैं, हालांकि वो मेरा डोमेन नहीं है, बट पैसा बनाना इज अ प्रोसेस। और अगर आपको एक बार चीजें समझ आ गई तो फिर आप बना ले जाओगे पैसा। जैसे अभी आपने एक बात कही कि भाई जब किसी का फोन आता है तो व्यक्ति क्या करता है कि भाई कोई और कॉल उठाएगा, मेरा असिस्टेंट कॉल उठाएगा, और व्यक्ति बात नहीं करता। एक फाउंडर डायरेक्टर जब बन जाता है, तो अभी बीच में एक घटना थी, मैं नाम ना लेना चाहूंगा उनका, लेकिन उनको मैंने कॉल किया तो उनकी किसी असिस्टेंट ने फोन उठाया, तो बोले कल आपसे डॉक्टर साहब बात करेंगे। हमने उनको 2 बार रिपीट किया कि हम बात कर रहे हैं, तो उनको बताइएगा किस लिए कॉल किया, कोई काम है क्या? मैंने बोला काम नहीं है, वैसे हालचाल के लिए कॉल कर लिया। बोले ठीक है मैं कल आपकी बात कराता हूँ। तो बाय गॉड उनका फिर बाद में मेरे पास कॉल खुद आ गया। ये सबसे बड़ी बात अच्छी कही आपने कि आप अगर खुद रिसीव कॉल नहीं करेंगे, आप खुद कनेक्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्स नेटवर्किंग नहीं बढ़ेगी। रोहित जी इसको मैं बड़ा एक छोटे से एग्जांपल से कनेक्ट करता हूँ। बहुत जगह आप भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, नेटवर्किंग में जाते हैं, हम भी जाते हैं। आदमी विजिटिंग कार्ड के लेने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। पीछे से उठकर आएगा, जो आदमी आगे बैठा होगा उसके पास से विजिटिंग कार्ड ले लेगा। बड़ा मशक्कत करता है। अच्छा सर होता क्या है कि मैं देखता हूँ, जैसे मेरे कार्ड किसी ने 20 कार्ड लिए फॉर एग्जांपल, तो 20 में से 2 लोग ही आपको पर्सनल मैसेज करेंगे, कॉल या मैसेज करेंगे, मैसेज कर देंगे। 18 लोग कार्ड फेंक देते हैं सर। मैं ये कहता हूँ कि नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आप जा रहे हो, और नेटवर्किंग शुरू होती है विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज से। और विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करना, ना सिर्फ करना, बल्कि आपका नंबर सामने वाले के फोन में सेव हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने कार्ड ले लिया, उसको कार्ड दे दिया, नंबर ना आपके पास उसका है ना उसका आपके पास है, तो कैसे चीज़ें होंगी? अभी सर देखो मेरे हिसाब से जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं उस हिसाब से क्विक कॉमर्स बढ़ रहा है, और इसमें व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आप देखेंगे अभी थोड़े दिन बाद जितना धंधा है ना सर, ये सब व्हाट्सएप पर आ जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर हर कोई अवेलेबल है और इजीली रीचेबल है। तो अब आपको व्हाट्सएप पर काम करने की ज़रूरत है। आप व्हाट्सएप पर देखो कैसे चीज़ें अपनी कर सकते हो और कैसे व्हाट्सएप से धंधा बना सकते हो। आप व्हाट्सएप को लाइटली ना लो। इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ये सब सेकेंडरी हो जाएगा अभी। हालांकि ठीक है सब पर काम करो, बट व्हाट्सएप पर जिसने काम कर लिया, जिसने कम्युनिटी बिल्ड कर ली व्हाट्सएप पर, रीच बढ़ा ली अपनी, वो सक्सेस हो जाएगा सर। आपने सर व्हाट्सएप की और सोशल मीडिया की बात की, क्योंकि छोटा स्टार्टअप्स वाला व्यक्ति सबसे पहला क्योंकि कोशिश करता है कि भाई कहीं ना कहीं मैं स्टेटस लगा के मैं सोशल मीडिया पे आके अपना बिजनेस निकाल सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में रीच कहाँ से आती है और कहाँ से लीड निकलती है? सर देखो रीच और लीड दोनों चीजें अलग हो गई रोहित भाई। यहाँ पर रीच तो आप बढ़ा सकते हो, आपने पैसा लगाया, रीच बढ़ गई।
अब बात करते हैं लीड्स की बात करते हैं। रोहित जी, यहाँ पर लीड्स की बात करें, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर अभी नीचे भी मेरे टीम के 2-3 लोग बैठे हुए हैं, राइट, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, रोहित भाई हो सकता है ना जानते हो उनको। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं। लीड कहाँ से आती है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कि रोहित जी, इनका ये नाम है और इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराया, राइट, ठीक है, अच्छी बात है। रोहित जी इनका नंबर भी सेव कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे। जब बात आएगी कि अब कुछ ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी होनी है, मान लीजिए रोहित जी को इनकी सर्विस अच्छी लग गई, लेकिन रोहित जी एक बार ट्रांजैक्शन करने से घबराएंगे कि यार मैं इनको जानता तो हूँ नहीं, पैसा दे दिया, पैसा फंस गया तो ये भी बड़ा चैलेंज है सर। राइट, बिल्कुल सर। कौन से लिंक पर क्लिक करें, कौन से लिंक पर ना क्लिक करें, कब आपका अकाउंट खाली हो जाए पता नहीं है सर। तो अब इसमें हमें बड़ा जानबूझकर, थोड़ा सोच समझ कर लीड जनरेट करने की ज़रूरत है। और ऐसे में मान लीजिए कि रोहित जी को हमने उस व्यक्ति से मिलाया और हम बीच में एज एग्रीगेटर हो गए और हमने एक हरी झंडी दिखा दी कि रोहित जी ये ट्रस्टेबल पर्सन है, यू कैन प्रोसीड विथ हिम। तो अब यहाँ पर ट्रस्ट डेवलप हो गया कि भाई यहाँ पर अंशुमान ने बोल दिया तो कोई अच्छा ही जेन्युइन व्यक्ति होगा, लाइक दैट। तो लीड सर जनरेट होती है सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस से। लीड जनरेट होती है सिर्फ और सिर्फ जब आपका कोई कनेक्शन, जब आप उसको अच्छी सर्विस देते हो और वो माउथ पब्लिसिटी करता है। आपको काम ये करना है, अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस ऑफर करनी है। आपका जो क्लाइंट है, कहा भी गया है कि क्लाइंट जो आपका है ना, वही आपके लिए सोर्स है सब कुछ। राइट, बिल्कुल सर। रोहित जी, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मुझे बात बोलने की बात आ गई, क्योंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें और बोलने का मन कर रहा है। कस्टमर जो क्लाइंट है आपका, लोग आजकल उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सर। और ये बड़ा मतलब बड़ा चैलेंज है। मैं जैसे जाता हूँ जैसे किसी दुकान पर मैं गया, अब दुकान पर मान लो आप कपड़े की दुकान पर गए, अब वहाँ पर उसने दुकान बड़ी खोली है, अब आप गए और वो कान में फ़ोन लगाए हुए हैं। अब आपने बोला भैया ये चीज़ है, वो सुन ही नहीं रहा है। आपने 2 बार बोला, अच्छा आपके अंदर भी टेंशन है, आप तो पैसा डाल के गए हो, आप उधार लेने थोड़ी ना गए हो। भाई अगर आप उधार लेने गए हो तो आप उसकी सुन सकते हो एक बार, ठीक है भाई 2 बार फ्री हो जाना, 2 मिनट बाद तब। अब आपके जेब में पैसा पड़ा है तो आप 2 मिनट तो उसको देखोगे, यार ध्यान ही नहीं दे रहा है, आप आगे दुकान पर बढ़ जाओगे। तो अभी लोगों को क्या हो रहा है, दिक्कत ये है कि आप कस्टमर की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हो। इस जगह पर बहुत सारे जो प्राइवेट ब्रांड है वो यहाँ पर इसीलिए कामयाबी पा लेते हैं क्योंकि वो कस्टमर को बड़ा ईजिली डील करते हैं। वो ना मतलब उनको एक अच्छी सर्विस देते हैं। आप देखो, वही बिस्लेरी की बॉटल है, वो 5 की भी मिलती है, वही बिस्लेरी की बॉटल आप किसी 5 स्टार में जाओगे 50 में मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पानी वही है, बस उसका रेट बदलता रहता है सर्विस क्वालिटी के हिसाब से। पानी तो आप वही पी रहे हो। तो यहाँ पर हमें अपने कस्टमर को प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है। स्टार्टअप्स खास करके जो है, ज़रूरी नहीं आप पहले महीने में 100 कस्टमर ले आओ, आप 5 कस्टमर लाओ, उनको अच्छा सर्व करो, जो कमिट करो उसको फुलफिल करो, उनका फ़ोन उठाओ प्रॉपर, और प्रयास ये करो जो आपने टाइमलाइन दी उसको पूरा टाइमलाइन तक लेकर जाओ, वहाँ पर उसको अच्छा अपना जो है डिलीवर करो। और फीडबैक बड़ा काम आता है। एक आदमी अच्छा सर्विस आप करोगे तो आगे आप भी देखो ना, आप किसी जगह अगर ऊबर पे बैठते हो, ओला पे बैठते हो, आप जब उतरते हो तो ड्राइवर आपसे बोलता है सर प्लीज़ रिव्यू दे दीजिएगा, रेटिंग दे दीजिएगा। जोमेटो पे खाना आता है, बंदा बोलता है आपसे सर प्लीज़ रेटिंग दे दीजिएगा। रेटिंग का मतलब क्या है? रेटिंग का मतलब है कि सर्विस की गुणवत्ता क्या है, आपकी चीज़ की गुणवत्ता क्या है, उसके हिसाब से हम जज करते हैं आपको। तो हमें खास करके जब हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, एक टाइम आता है जब हमें सर्विस की ज़रूरत ही नहीं, हमको रेटिंग की ज़रूरत नहीं। बड़े ब्रांड्स हैं, हमें मालूम है। आज अगर हम जाते हैं किसी जगह पर, अगर हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हम उसकी रेटिंग देख कर नहीं जाते हैं, वो ब्रांड है हम इसलिए जाते हैं। उन्होंने शुरुआती दिनों में अपने को इस्टेब्लिश कर लिया है। तो हो सकता है कि एक टाइम है जब आपको रेटिंग की ज़रूरत ना पड़े, बट अभी आपको कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को संजोना है और टाइम पर आपको भी वहाँ पर चीज़ों को रिविजिट करना होगा, रिवाइज करना होगा और रीएनालिसिस करना होगा। 3 चीज़ें बड़ा ज़रूरी रोहित जी। अच्छा, रिविजिट करना, रिवाइज करना, रीएनालिसिस करना। मान लो मैं बताता हूँ आपको, मान लो आप धंधा कर रहे हो और पहले महीने आपकी दुकान पे 100 कस्टमर आए, दूसरे महीने भी आपकी दुकान पर 100 कस्टमर आए, तीसरे महीने भी आपकी दुकान पर 100 कस्टमर आए, तो आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। अब आप थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। रिविजिट करो, रिवाइज करो कि भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, रीएनालिसिस करो, कुछ ऐसा तड़का लगाओ कि ये 100 से कम 110 तो हो ना, कुछ ऑफर चला दो। बिल्कुल। अब देखो ना, बड़ा लिखा होता है बाई 2 गेट 2 फ्री,
है ना भाई। वो टू फ्री का मतलब वो आपको फ्री थोड़ी ना दे रहे हैं। आप समझो उनकी ब्रांडिंग का तरीका क्या है, उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग करी है, तरीका उनका है कि आप जब जाओगे अगर सैटरडे को शॉपिंग करोगे तो आपको ये चीज़ इतने रुपए की मिल जाएगी। भाई कंपनी कोई यार आपको अपनी जेब से थोड़ी ना प्रोडक्ट दे देगी, लेकिन उनका वो मार्केटिंग करने का तरीका है। तो ये मार्केटिंग के हुक्स हैं, आपको इनको समझना होगा। और आप अगर इन चीज़ों को समझ गए सब तो डेफिनेटली आपका धंधा अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा। अच्छा, व्यापार की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी आईबी ऐसी है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना के देती है, ऐसा कोई हैंडल बना के देती है, या कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट बना के देती है जिससे कि उसका बिजनेस, नए उद्योगी का बिजनेस अच्छा बूम और अच्छा बूटअप कर पाए? सर देखो, जैसे मान लो ये हमारा एक ब्रोचर है, राइट, ऐसे ही हमारा एक व्यापार बढ़ाओ का ब्रोचर है और उसको हम मोटा मोटा हिंदी में ये बोल रहे हैं कि सर ये हमारा मेनू कार्ड है। ठीक है, आप रेस्टोरेंट के अंदर गए तो रेस्टोरेंट के मेनू में जो चीज़ें लिखी, जरूरी थोड़ी ना आप सब कुछ खा लो। हमारी तो 75 सर्विसेज है। अब आपको क्या ज़रूरत है आप उसको पिक करो। आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या क्या आपको चाहिए आपने पिक किया। उसके बाद फिर हमने आपके साथ एक वर्चुअल डिस्कशन किया। डिस्कशन में हम आपसे बात करते हैं, सर ये जो आपको चीज़ चाहिए ना, इसके लिए बजट आपका कितना है और ड्यूरेशन आपको कितनी चाहिए। हो सकता है कि वही प्रोजेक्ट अगर आपको कल चाहिए तो हमारे रेट्स बढ़ जाएं, और अगर वही 15 दिन आप टाइम दे दोगे तो हम आपको थोड़ा सा रियायत दे देंगे और डिस्काउंटेड रेट में दे देंगे। पहला, आपको हमारे मेनू कार्ड से चीज़ें पिक करनी है। दूसरा, हम एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे कॉल पर। तीसरा, आपको कुछ एडवांस पैसा देना होगा और उसकी रिसीविंग लेनी होगी। बिल्कुल। चौथा प्रोसेस, हम काम शुरू कर देंगे आपका। तो बस यही 4 प्रक्रिया है हमारे साथ जुड़ने की। और यहाँ पर हम जब IBSE के साथ जुड़ रहा है सर कोई, तो हम उसको एक चीज़ और डिस्क्लेमर देते हैं कि यहाँ पर हमारा जो IBSE का प्लेटर है सर, उसमें 10 हमारे प्लेटफॉर्म है। इसमें 10 थाली में चीज़ें 10 रखी हुई हैं। वेज भी है, नॉन वेज भी है, सब कुछ है इसमें। हम सामने वाले से बोल रहे हैं आपके अंदर भूख कितनी है। अब सामने वाला IBSE के साथ जुड़ तो गया बट उसको भूख लगी नहीं है, तो हमारी थाली उसके लिए बेकार है। राइट। बहुत सारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उन्होंने मेंबरशिप तो ले ली लेकिन वो सो गए उसके बाद। तो हम कह रहे ठीक है भाई, सोते रहो, इट्स ओके। तो IBSE एक आज सेल्फ सस्टेन प्लेटफॉर्म है और हम अकेले सस्टेन नहीं है, बैकएंड पर बहुत सारे लोगों का सहयोग है। और हम सिर्फ सर लोगों के टाइम को बचाने में मदद कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई व्यापार है और 1 साल के लिए आपने कुछ मिशन एंड विजन ले रखा है अपना। IBSE के साथ जब आप जुड़ते हो तो आपका वो जो गोल है 1 साल का, वो 8 महीने 9 महीने में पूरा हो जाता है। मतलब हम आपका समय बचाते हैं, राइट टाइम पर राइट ऑडियंस से कनेक्ट कराते हैं। हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे कि आप हमारे साथ जुड़े, 1 लाख रुपए का टर्नओवर था 5 लाख हो गया, मतलब बड़ी बातें नहीं कर रहे। भाई करना आपको है, व्यापार आपका है। हम बस एक एग्रीगेटर के तौर पर, एक सलाहकार के तौर पर आपके साथ जुड़कर आपकी मदद करेंगे। जब हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं व्यापार की और उद्योग की, जब उद्योग और व्यापार की बात आती है तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं इसको लेकर। आपका इन संभावनाओं में सभी यूथ को, पूरे भारत के यूथ को क्या मैसेज होगा? मेरा सर पूरे भारत के यूथ को यही मैसेज होगा कि आप ना अपने पोटेंशियल को जानो। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं और आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो। सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, जो आपसे छोटा है उससे हैंडशेक करो, जो आपसे बड़ा है उससे नमस्ते करो। लोगों का सहयोग लेना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, लोगों की उंगली पकड़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप ये ना सोचो कि सामने से कोई आएगा और मदद करके चला जाएगा, आपको मदद मांगनी पड़ेगी भाई। रोहित भाई अच्छा काम करते हैं, मुझे रोहित भाई से बोलना है कि रोहित भाई अच्छी पॉडकास्ट करते हैं, मुझे अपनी पॉडकास्ट में बिठाओ यार, है ना। रोहित भाई को थोड़ी ना आ रहा है कि नहीं अंजुमान भाई पॉडकास्ट करेंगे लाइक दैट। तो मेरा सारे युवाओं से यही अनुरोध है, आप अपने पोटेंशियल को जानो, लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो और साथ ही साथ लोगों से सहयोग मांगना सीखो। अगर आप सहयोग मांगोगे नहीं तो सामने वाले को पता नहीं कि आपको क्या चाहिए। राइट। आप लोगों से सहयोग मांगो और डिपेंडेंट ना रहो। सहयोग मांगने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हमारी सॉर्टेड हो सकती है, हमारी जर्नी सॉर्ट हो सकती है, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव कुछ अच्छा काम कर रहा हो, बिल्कुल, और आप इधर उधर भटके घूम रहे हो, तो आप अपने रिलेटिव से कॉल करके सपोर्ट मांगो कि आई नीड दिस सर्विस। हो सकता है आपको रियायत दे दे। भाई आपके पास सर्विस भी चाहिए, आपको हो सकता है आपके पास पैसे नहीं है उतने टाइम पर। दिक्कत यही होती है अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर की। तो बस यही है कि आप उनसे बोलो कि जहाँ पर आप हमको सर्विस दे दो और हम ये पैसा आपका स्प्लिट कर देंगे, धीरे धीरे वापस कर देंगे आपका। तो सहयोग मांगना आपको बहुत ज़रूरी है। और आज भारत नया भारत है,
आज आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, प्रधानमंत्री जी का सहयोग और रोहित भाई जैसे लोग आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर आपके ब्रांड को विजिबल बनाने के लिए। भाई ये पॉडकास्ट हो रही है तो हम बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं सिस्टम में जो हमें सहयोग करते हैं हमारी ग्रोथ जर्नी में। तो मैं हमेशा रोहित भाई यही बोलता हूँ कि मैं हर उस व्यक्ति का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे लिए एक बार भी ताली बजाई है। आप समझ रहे हैं ना, वो कोई भी हो सकता है। तो आपको लोगों को अप्रिशिएट करना होगा। आपकी ग्रोथ जर्नी में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। वो एक छोटा एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो आपके कॉलेज का टीचर भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं। सबको आपको ग्रेटिट्यूड करना है क्योंकि आपका धंधा चलाना मतलब इसमें सबका सहयोग है, सबका योगदान है, तभी आज आप स्टार्टअप फाउंडर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने सही बात कही है और सर की भी एक अच्छी टैगलाइन है कि बिजनेस के एक्सपर्ट से सीखे बिजनेस की बारीकियां। और कहीं ना कहीं वो बारीकियां आज हमसे भी रह गई होंगी। अगर रह गई हैं और आप पूछना चाहते हैं तो हमारे लिंक पर जाएं और कहीं ना कहीं हमारे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करें जिन बारीकियां को हम फिर से जान पाए और आप भी इससे कनेक्ट हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद युवा सूट टॉक्स में आपका सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू।